हो गया क्या ऑन? चलो ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यू सक्सेस पर। दोस्तों आज मैं जुड़ा हूं आपके साथ राजस्थान के इतिहास को लेकर, और राजस्थान के इतिहास में दोस्तों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है दोस्तों मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। इसके पहले दोस्तों हमने आमेर का इतिहास पढ़ा था, आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आज जो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों मेवाड़ का इतिहास। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों एक दो शब्द है जहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके इतिहास में दोस्तों और भी पकड़ बन जाएगी। तो दोस्तों देखो वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये दोस्तों राजस्थान है। राजस्थान में दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों आजादी के पहले की। आजादी के पहले दोस्तों जो आप इस प्रकार से ये क्षेत्र देख रहे हो, इस क्षेत्र को जिन नामों से जाना जाता था दोस्तों, वो एक तो होता था दोस्तों ठिकाना, एक होता था दोस्तों परगना, एक होती थी दोस्तों रियासत। जैसे कि मान लो दोस्तों ये वाली है मारवाड़ रियासत। उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों तो ये है आपकी मेवाड़ रियासत। इन क्षेत्रों को दोस्तों पहले रियासतों के नाम से या परगनों के नाम से, या जहां पर दोस्तों ठिकानेदार का शासन होता था उसे ठिकाना कहते थे दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, एकीकरण वाला वीडियो देखा था हमने, तो उसमें 9 रियासतें 3 ठिकाने दोस्तों, निमराना, लावा और कुशलगढ़, ये आपने पढ़ी थी दोस्तों। लेकिन अब दोस्तों ये ठिकानों या परगनों या रियासतों के नाम से जाना जाता था। आज जो दोस्तों वर्तमान में इसको नाम से जाना जाता है पंचायत, तहसीलों के नाम से जाना जाता है, जिला या दोस्तों राज्य या संभाग, इन नामों से दोस्तों वर्तमान में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें आजादी की, अगर आपको आजादी के पहले की बात करनी है तो आपको इन नामों को दोस्तों ठिकाना, परगना या रियासत, इस प्रकार के नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या ये और ये इनमें क्या अंतर है, यहां से आपका कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मान लो दोस्तों मारवाड़ रियासत की बात करें अपन, तो मारवाड़ रियासत में कौन कौन से वर्तमान में कौन कौन से जिले सम्मिलित है दोस्तों, तो आप देखेंगे दोस्तों मारवाड़ में 4 शब्द दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जोधपुर में भी दोस्तों 4 शब्द है, जोधपुर। बाड़मेर में भी दोस्तों 4 शब्द है, बीकानेर में भी 4 शब्द है। आप यहीं से आप दोस्तों याद रख सकते हैं। यानी कि इन 3 जिलों के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों उसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। जैसे आप जैसलमेर भी आ गया दोस्तों आपका, इधर नागौर। अब आपसे दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपसे पूछ लिया जाए कि मारवाड़ रियासत के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित है। अब आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि नागौर, अब आपसे नागौर जोधपुर मारवाड़ रियासत में आता है कि नहीं आता है नागौर, तो आपका आएगा दोस्तों हाँ आता है। लेकिन दोस्तों अगर बात कर दिया कि नागौर किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों संभाग की बात करते ही, क्योंकि दोस्तों ये जोधपुर संभाग इसमें नहीं आएगा, ये आएगा दोस्तों अजमेर संभाग में आएगा। तो आपका दोस्तों यहां से आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आपसे पूछ लिया दोस्तों बीकानेर कौन सी रियासत में आता है दोस्तों, तो बीकानेर दोस्तों जोधपुर रियासत में या मारवाड़ रियासत में आता है। यानी कि आपको दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए सिरोही कौन सी रियासत में आता है दोस्तों, तो आपका मेवाड़ होगा कि मारवाड़ होगा, बताओ मुझे। तो दोस्तों आपका सिरोही वैसे तो स्वतंत्र रियासत थी, कभी मारवाड़ में तो कभी मेवाड़ में, इस प्रकार से रही है दोस्तों। तो आपका दोस्तों याद होना चाहिए कि दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए सिरोही किस संभाग में आती है दोस्तों, तो संभाग की बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ मारवाड़ नहीं आएगा, यहाँ पर दोस्तों उदयपुर संभाग आएगा। तो आपका दोस्तों यहाँ तक कि आपको समझ में आना जरूरी है। और दोस्तों वर्तमान में इस प्रकार से संभाग, राज्य, जैसे इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों आगे शुरू करते हैं। अपन को क्या पढ़ना है भाई सर जी, हमें तो मेवाड़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, हमें मेवाड़ पढ़ना है हमें। यानी कि हमें को जो वाला पढ़ना है दोस्तों वो ये वाला पढ़ना है दोस्तों हमको।
ये मेवाड़ पढ़ना है दोस्तों। मेवाड़ में दोस्तों, मेवाड़ के राजाओं का पूरे राजस्थान में ही नहीं दोस्तों, पूरे भारत में यहाँ के राजाओं का दोस्तों सम्मान देते हैं। पूरे भारत के राजा, एकमात्र ऐसा राजवंश है दोस्तों जिसने सबसे ज्यादा समय तक इस वंश ने दोस्तों शासन किया है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसा एक भी राजवंश नहीं है जिसने इतने वर्षों तक एक ही स्थान पर शासन किया हो दोस्तों। इस कारण से दोस्तों इसके और भी पूरे भारत के राजा इसकी कद्र करते हैं, इनकी सम्मान देते हैं इनको। और इन दोस्तों मेवाड़ के महाराणाओं को कहा जाता है दोस्तों हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है दोस्तों मेवाड़ के महाराणाओं का। ये ऐसा राजवंश है दोस्तों जिसने अपनी संस्कृति को कभी नहीं खोया। अपने पूर्वजों के जो संस्कार हैं उन्हीं को कभी नहीं इन्होंने इस प्रकार से उनके संस्कारों पर ही पूरे चले हैं दोस्तों। अपनी कल्चर को कभी नहीं डुबाया दोस्तों। और अपने वीर शौर्य के लिए ये इस प्रकार से प्रसिद्ध है दोस्तों। दुश्मनों ने भी ही इनकी इस राजवंश की दोस्तों प्रशंसा की है दोस्तों। एक राजा आता है दोस्तों बाबर ने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों बाबरनामा ग्रंथ लिखा था दोस्तों, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि पूरे भारत में दोस्तों विजयनगर के पश्चात अगर कोई सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है तो वो है दोस्तों मेवाड़। तो दोस्तों बाबर ने जो कि दोस्तों इसका दुश्मन था, उन्होंने भी दोस्तों इसकी प्रशंसा की थी। बाबरनामा में दोस्तों एक और बात लिखी है बाबर ने, वो ये लिखी है दोस्तों कि यानी कि दिल्ली, मालवा और दोस्तों गुजरात, ये तीनों दोस्तों अगर अलग अलग होकर मेवाड़ पर आक्रमण करती है तो भी सांगा को नहीं हरा सकती दोस्तों। ये बात भी दोस्तों बाबर ने कही और बाबरनामा में कही है दोस्तों। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों इसी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और इनका जो आदर्श वाक्य है, मेवाड़ गांव वालों का जो आदर्श वाक्य है दोस्तों, वो भी देखो आप क्या आदर्श वाक्य है। जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करतार। यानी कि दोस्तों तलवार वही रखेगा जो अपने धर्म पर चलेगा। देखो दोस्तों इस प्रकार के आदर्श वाक्य इनके जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करतार आदर्श वाक्य है दोस्तों। ये क्या है? ये आदर्श वाक्य किस रियासत का दोस्तों? मेवाड़ रियासत का। अब यहां तक आपको दोस्तों समझ में आ गया। अब करते हैं दोस्तों मेवाड़ का इतिहास शुरू और दोस्तों समझते हैं कि किस प्रकार से मेवाड़ वंश की शुरुआत हुई दोस्तों। तो दोस्तों एक बताते हैं कि दोस्तों कि एक वल्लभ का राजा बताते हैं। एक व्यक्ति था दोस्तों शिलादित्य दोस्तों एक मेवाड़ का राजा था। इसकी पत्नी थी दोस्तों पुष्पावती दोस्तों इसकी पत्नी थी। ये कहते हैं कि इस प्रकार से भ्रमण पे आई थी इधर। ये पुष्पावती उस समय दोस्तों गर्भ होती थी। तो ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों इस प्रकार से कहते हैं कि मल्लेशियों का आक्रमण होता है। और मल्लेशियों के आक्रमण होने के कारण दोस्तों जो शिलादित्य थे ये वहां पर मारे जाते हैं। ऐसे में दोस्तों पुष्पावती इस प्रकार से गर्भ होती थी और इस प्रकार से गुफा में जाकर दोस्तों छुप जाती है और वहीं पर एक पुत्र को जन्म देती है। और इस प्रकार से कहते हैं कि जो फिर पुत्र को जन्म देने के बाद में ये इस प्रकार से जो बाद में सती होती है। तो ऐसे में इस पुत्र को किसी एक कहते हैं कि एक साधु को इस प्रकार से सौंप दिया गया था। और दोस्तों उस साधु ने इसको बाद में गुफा में जन्म होने के कारण इसका नाम जो रखा था दोस्तों वो रखा था दोस्तों गुहिलादित्य। तो दोस्तों ये गुहिलादित्य किसका पुत्र है? यह है दोस्तों शिलादित्य और पुष्पावती का दोस्तों ये पुत्र है। कौन? गुहिलादित्य। ये गुहिलादित्य दोस्तों यही दोस्तों एक वंश की स्थापना करता है और उस वंश का नाम रहता है दोस्तों गुहिल वंश।
गुहिल वंश दोस्तों उसका नाम रहता है, जो कि दोस्तों मेवाड़ पे शासन करते हैं। तो दोस्तों गुहिल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों गुहिलादित्य को माना जाता है, जो किसका पुत्र था दोस्तों, शिलादित्य और पुष्पा देवी का पुत्र थे दोस्तों। कुछ इतिहासकार दोस्तों इसको ब्राह्मण भी मानते हैं दोस्तों, और कुछ मानते हैं दोस्तों इसको क्षत्रिय भी मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आठ शिलालेख के अनुसार दोस्तों शिलादित्य को ब्राह्मण बताया गया है। और दोस्तों आप देखेंगे तो आहर शिलालेख के ही छठे शिलालेख में दोस्तों इसको क्षत्रिय भी बताया गया है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको केवल याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं गुहिल वंश का संस्थापक हो गया अपने गुहिलादित्य, ठीक है। अब जो दोस्तों आपको देखना है कि गुहिल वंश के संस्थापक गुहिलादित्य के दोस्तों बाद में इसका एक कहते हैं कि इसके बाद में जो शासक आता है वो आता है दोस्तों बप्पा रावल दोस्तों इसके बाद में शासक आता है। और दोस्तों बप्पा रावल के बाद में जो शासक आता है, बप्पा रावल के बाद में दोस्तों एक शासक आता है अल्लट या दोस्तों आलूराव। और दोस्तों इसके बाद में जो शासक आता है, इसके बाद में दोस्तों एक शासक आता है दोस्तों रण सिंह शासक आता है दोस्तों। और इसके दोस्तों दो शाखाओं में इसके दो पुत्र होते हैं दोस्तों। एक का नाम है दोस्तों खेम सिंह और दोस्तों दूसरे पुत्र का नाम है राहव। यूं कहते हैं दोस्तों कि खेम सिंह ने तो दोस्तों चित्तौड़ में ही शासन किया। कहां पर? चित्तौड़ में। लेकिन दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं रण सिंह, ये देख रहे हैं दोस्तों आप राहब, इसने दोस्तों एक गांव में दोस्तों अपनी गांव में जाकर रहने लगे थे दोस्तों सिसोदा में दोस्तों रहने लगा था। और आपको पता होगा दोस्तों कि जिस भी वंश का नाम पड़ा है या तो अपने गांव के नाम पे पड़ा है या किसी व्यक्ति के नाम पे पड़ा है दोस्तों। तो ये दोस्तों सिसोदा में जाने के लिए जाकर रहने लग गया और वहीं पर अपने वंश की स्थापना की। इस कारण इसको दोस्तों सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाता है। वो दोस्तों एक चित्तौड़ में रहा था जिसको दोस्तों गुहिल वंश के नाम से या राणा शाखा के नाम से दोस्तों दो शाखाओं में विभाजित होता है दोस्तों। तो आपको दोस्तों याद रखना है गुहिलादित्य गुहिल वंश की स्थापना। उसके बाद में दोस्तों बप्पा रावल को भी पढ़ेंगे, ये आपको डायग्राम बना के समझाए ताकि आपको। उसके बाद में अलहट या आलूराव, उसके बाद में रण सिंह। और उस समय दोस्तों दो शाखाओं में विभाजित हो गया, एक तो रावल शाखा और एक हो गया दोस्तों आपके सिसोदिया शाखा, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर बप्पा रावल। यहां तक बात हो गई। अब आगे जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे बप्पा रावल या दोस्तों इसको बोला जाता है कालभोज। कहते हैं कि दोस्तों एक तो है दोस्तों टोड व नैन्सी ने तो दोस्तों इन दोनों को दोस्तों एक ही व्यक्ति माना है। लेकिन दोस्तों रणकपुर परिस्थिति में दोस्तों इन बप्पा रावल और कालभोज को दोस्तों अलग अलग व्यक्ति बताए गए हैं। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि टोड और नैन्सी ने दोस्तों एक ही व्यक्ति माना है और अपन को भी एक ही व्यक्ति इनको मानना है दोस्तों। और पढ़ेंगे दोस्तों, स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बताया है, यूं कहा जाता है कि दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। कहते हैं दोस्तों किताबों में मिलता है कि इसके दोस्तों 35 फीट की तो दोस्तों इसकी धोती होती, 35 फीट की तो दोस्तों धोती पहनता था ये। और दोस्तों 32 मण का इसके पास दोस्तों भाला रहता था, तलवार। 32 मण की दोस्तों इसके पास तलवार थी। और दोस्तों 16 हाथ का दोस्तों दुपट्टा, 16 हाथ का दोस्तों इसके पास दुपट्टा था। और 12,72,000 सेनाएं। ये दोस्तों इस प्रकार का खतरनाक व्यक्ति था। 35 हाथ की धोती, 32 मण का तलवार, 16 हाथ का दुपट्टा और 12,72,000 दोस्तों इसके पास सेनाएं बताई जाती है दोस्तों। इस प्रकार का शासक था। अब दोस्तों होता क्या है, एक नाम आता है दोस्तों हारित ऋषि दोस्तों एक नाम आता है। ये दोस्तों एकलिंग जी की दोस्तों क्या करते थे, ये सेवा।
एक लिंग जी की दोस्तों सेवा करते थे। और इस हर ऋषि की दोस्तों ये जो बप्पा राहुल है ये चराता दोस्तों गाय। बप्पा राहुल हरित ऋषि की दोस्तों गाय चराता था। इसकी सेवा से प्रसन्न होकर हरित ऋषि ने इसको वरदान दिया दोस्तों कि आप जाओ और इस प्रकार से चित्तौड़ पे आक्रमण करो, विजय आपकी ही होगी दोस्तों। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों चित्तौड़ में जिस शासक का शासन था दोस्तों वो था चित्रांगद मौर्य का दोस्तों। मौर्यों का शासक था दोस्तों, चित्तौड़गढ़ पहले ही बन चुका था दोस्तों। ऐसे में दोस्तों चित्रांगद मौर्य को जब पता लगा कि दोस्तों बप्पा राहुल इस पे दोस्तों आक्रमण कर रहा है, इतना खतरनाक व्यक्ति, 33 फीट की धोती, 32 मन का तलवार, 60 और 12,72,200 सेनाएं। ऐसे में दोस्तों इस प्रकार से कहते हैं कि दोस्तों इसने चित्रांगद मौर्य पे दोस्तों आक्रमण किया और दोस्तों विजय प्राप्त की। और दोस्तों इस प्रकार से ये जो 728 या दोस्तों 734, बहुत सी किताबों में दोस्तों 728 मिलेगा और बहुत से में आपको 734 भी मिल सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों बप्पा राहुल ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, विजय प्राप्त की। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों किस वंश की स्थापना की दोस्तों? गुहिल वंश की। गुहिल वंश की दोस्तों स्थापना की। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये बनता है कि दोस्तों कि गुहिल वंश की स्थापना संस्थापक किसे माना जाता है, तो दोस्तों वो माना जाता है गुहिलादित्य को। लेकिन दोस्तों गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक आ जाए आपके, तो दोस्तों वहां पर आपका आंसर बप्पा राहुल होगा दोस्तों, या कालभोज। वास्तविक का तात्पर्य समझते हो आप? वास्तविक का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि आप देखेंगे दोस्तों गुहिलादित्य जो कि एक दोस्तों नॉर्मल व्यक्ति था, न तो उसके पास कोई राजा था वो, न कोई किसी साम्राज्य का ये था दोस्तों। तो ऐसे में जो वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों वो कोई राजा या राजकुमार ही करता है दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों अगर माना जाए तो चाणक्य के तो दोस्तों 7 नीतियां बताई गई थी। उसमें भी आपने देखा होगा कि राजा के पास दुर्ग होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, मित्र होने चाहिए, खजाना होना चाहिए, धन। इस प्रकार से तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वास्तविक किसे माना जाता है दोस्तों? बप्पा राहुल, जो कि एक दोस्तों राजा भी बन चुका था, दुर्ग भी था, सेना भी थी, सब कुछ था दोस्तों। तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बप्पा राहुल को। ये आपको तिथि याद रखनी है दोस्तों, 728 या 734 ईस्वी में बप्पा राहुल ने चित्तौड़ में या मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की दोस्तों। तो यहाँ तक आपको दोस्तों याद हो गया होगा दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद में जो इसने दोस्तों यहाँ पर पहले जो इसकी राजधानी थी दोस्तों नागदा, जो राजधानी दोस्तों नागदा थी वो नागदा ही रहती है दोस्तों। किसके समय भी? बप्पा राहुल के समय भी दोस्तों नागदा। तो आपको दोस्तों ये भी याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगर दोस्तों जो जयपुर का वास्तविक संस्थापक तो वो दोस्तों अब दोस्तों ये यहाँ पर विजय प्राप्त हो गई। इसके बाद में दोस्तों इस विजय से प्रसन्न होकर और यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर? यहाँ पर दोस्तों बप्पा राहुल एक मंदिर बनवाता है, एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर। वो दोस्तों इस मंदिर में जो इस प्रकार से इसको लकुली संप्रदाय का दोस्तों प्रमुख पीठ, लकुली संप्रदाय का दोस्तों प्रमुख पीठ है। और दोस्तों इस मंदिर को बनाने के बाद में बप्पा राहुल अपनी संपूर्ण इसको एकलिंग जी को ही मानने लग जाता है। यानी कि एक मेवाड़ का जो राजा माना जाता है दोस्तों वो एकलिंग जी को माना जाता है। ये इस प्रकार से एकलिंग जी का अपने आप को दीवान कर और राज किया करते थे दोस्तों। अगर दोस्तों क्वेश्चन में आ जाए कि मेवाड़ पे किसका शासन था, तो वो दोस्तों किसका? एकलिंग जी का माना जाता है। क्योंकि दोस्तों ये इस प्रकार से खुद को एक सामंत मानते थे और सामंत मान के ही इसका जो राजकार्य था वो संभाला करते दोस्तों। वो सब कुछ दोस्तों एकलिंग जी को मानते थे। जब भी कभी युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे तो दोस्तों एक बार यहाँ से दोस्तों परमिशन लेने जाते थे दोस्तों। और दोस्तों उसको आस का लेना कहते थे, उसको दोस्तों आस का लेना कहते थे दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों युद्ध करने के लिए वो जाते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर तक कि आपको दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों। ये जो मंदिर है दोस्तों कैलाशपुरी उदयपुर में पड़ता है दोस्तों। कैलाशपुरी में दोस्तों ये मंदिर है, एकलिंग जी था। अब दोस्तों बप्पा राहुल के बाद में दोस्तों एक तो आता है दोस्तों अल्लट।
अलर्ट या दोस्तों इसको आलू राव भी कहा जाता है। आलू राव की भी दोस्तों कोई बातें नहीं है, बस इसको इसने इस प्रकार से एक हुण राजकुमारी से इसने विवाह किया था दोस्तों, इस प्रकार से। अब दोस्तों इसके बाद में दोस्तों जो शासक आता है दोस्तों, वो आता है दोस्तों रण सिंह, या दोस्तों इसको करण सिंह भी बोला जाता है, करण सिंह। यहाँ से भी दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं बनता। आपको दोस्तों एक चीज याद रखना है कि रण सिंह और करण सिंह के समय इसके दो पुत्र थे और दो शाखाओं में विभाजित होता है दोस्तों। एक तो होता है रावल, एक होता है दोस्तों सिसोदिया। अब दोस्तों यहाँ तक की दोस्तों आपके बात समझ में आ गई होगी। आगे की स्टोरी दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें दोस्तों रावल शाखा की बात करेंगे अपन, और इस दोस्तों जेत्र सिंह को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अब यहाँ तक इसके बाद दोस्तों रावल शाखा और सिसोदिया शाखा को हम एक प्रकार से बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।